रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। यहाँ मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश आपके सितारे। आज हम बात कर रहे हैं 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश का वास्तु विज्ञान में क्या अहमियत रखती है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे अष्टभेदक सूत्र की। पंडित जी, अष्टभेदक सूत्र क्या है, इसके क्या सिद्धांत हैं, और अगर हम इसे 5 तत्वों के साथ जोड़कर देखते हैं तो फिर क्या मायने निकलते हैं, वो आपसे विस्तार समझना चाहेंगे। देखिए, जो अष्टभेदक सूत्र है, इसके जो पंचतत्व हैं, पंचतत्व की बात करें तो मूल आधार होते हैं हमारे जितने भी वेद पुराण है, वास्तु के ग्रंथ हैं। जैसे वास्तु का उद्भव हुआ महर्षि नारद जी, उसके जनक माने जाते हैं हमारे वास्तु विज्ञान के अंदर। मत्स्य पुराण हो गया, कूर्म पुराण हो गया, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, वास्तु के ग्रंथ हैं। वास्तु महोदधि है, सम्रांगण सूत्रधार है, राजा भोज का लिखा हुआ। तो जितने भी ग्रंथ हैं इसमें क्या होता है, एक अष्टभेदक सूत्र माना है। यदि किसी भाषा के आप विद्वान बनना चाहते हैं, कोई गद्य पद की आप संरचना करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उस भाषा का आपको व्याकरण का ज्ञान करना पड़ेगा। बिना व्याकरण मूल आधार के आप किसी भाषा का गद्य पद कोई निर्माण संरचना नहीं कर सकते हैं। उसका व्यावहारिक ज्ञान आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसको बोलचाल की भाषा बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तु के अंतर्गत वास्तु विज्ञान का भी जो सूत्र है अष्टभेदक सूत्र माना जाता है। 4 दिशाएं होती हैं, उनकी 4 विदिशाएं अथवा कोण माने जाते हैं। तो उनका परस्पर क्या संबंध है, उसमें क्या संतुलन है, उनका क्या ज्ञान होना चाहिए, उनके आधारभूत तत्व क्या है, उनके देव क्या है, उनका ग्रह नक्षत्र कौन से हैं। तो इनका जब तक आपको विस्तृत रूप से सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होगा तो कभी आप वास्तु का ठीक निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो वास्तु विज्ञान के अंतर्गत जो अष्टभेदक सूत्र है सर्वोपरि माना गया है, उसका एक व्याकरण जैसा वो माना जाता है उसको। तो सबसे प्रथम मनुष्य का जो सिर होता है तो उसको जैसे सिर माना जाता है, ऐसे ही भूखंड का जो सिर माना जाता है वो ईशान दिशा अथवा विदिशा, उसको कोण कहते हैं, वो माना जाता है। तो ईशान को समझ लें आपकी वो क्या होता है, अष्टभेदक के लिए सर्वोपरि होता है। जी। तो उसमें जो ईशान होता है वो पूर्व और उत्तर दिशा का जो मध्य भाग, मध्य कोण होता है उसको ईशान बोलते हैं। ऐसे ही पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, और ऐसे ही इनके विपरीत 3 दिशाएं मानी जाती हैं। ईशान के विपरीत नैत्रत्व मानते हैं। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो मध्य भाग होता है नैत्रत्व दिशा मानी जाती है, साउथ वेस्ट। ऐसी पश्चिम और दक्षिण दिशाएं हैं। इनको जो परस्पर इन 6 दिशाओं को जो मध्यस्थता करती हैं वो 2 दिशाएं होती हैं, आग्नेय और वायव्य दिशाएं होती हैं। तो इनका परस्पर संबंध ही अष्टभेदक के रूप में होता है। तो ऐसे देखें कि सबसे प्रथम अष्टभेदक का जो मुख्य दिशा है वो ईशान। ईशान के जो स्वामी हमारे वास्तु विज्ञान में बतलाए गए, सदाशिव बतलाए गए, उसके जो ग्रह होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। ज्ञान विज्ञान उसका कारक तत्व माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व दिशा होती है उसके जो देवता माने जाते हैं वो गणेश माने जाते हैं, इंद्र उसके देवता माने जाते हैं। और जो ग्रह हैं वो सूर्य देव माने जाते हैं। उसको उन्नति की कारक होती है, निरंतर उन्नति जीवनदायिनी वो एक दिशा मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार उत्तर दिशा लें, उत्तर दिशा के जो देवता होते हैं वो कुबेर देव होते हैं। उसके जो ग्रह होते हैं वो बुध देव होते हैं, ग्रह बुध होते हैं उसके। और वो जो
उसकी दिशा का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो कारक तत्व उसका तत्व हो गया, हरा हो गया। ऐसे ठीक इसी प्रकार अगर देखें ईशान के विपरीत नेतृत्व माना जाता है, उसको भारी स्थान मानते हैं। ईशान हल्का होता है और उसके विपरीत भारी स्थान मानते हैं, उसको नेतृत्व कहते हैं। तो नेतृत्व का जो देवता होते हैं वो भगवती अन्नपूर्णा उसको मानते हैं। ग्रह उसके राहु केतु मानते हैं। तो भारी स्थान होता है, अंधकार में स्थान होता है, इसको गुप्त विद्याओं का स्थान होता है, भारी स्थान इसको मानते हैं। पृथ्वी तत्व होता है और जो ईशान होता है उसको एक तरह से आकाश तत्व, हल्का तत्व उसको माना जाता है। ठीक इसी प्रकार दक्षिण दिशा जो होती है अष्टभेदक के अंदर उसके स्वामी यम माने जाते हैं। मंगल उसके प्रतिनिधि ग्रह माने जाते हैं, लाल रंग का वहां पे रंग माना जाता है। और वहां पर एक तरह से देखें तो जो बुरी वस्तुएं हैं उनका एक स्थान माना जाता है। ठीक इसी प्रकार पश्चिम दिशा उसके जो देवता होते हैं वरुण माने जाते हैं, हनुमान जी माने जाते हैं। ग्रह उसका शनि देव माने जाते हैं। तो वायु का स्थान हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसको लिखा है। ऐसे ही अगर हम देखें फिर उनको जो मध्यस्थ कर रही हैं, उनको जो विखंडन कर रही हैं, दो भागों में विभाजित कर रही हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, तो अग्नि और वायव कोण उनको विभाजन कर रहे हैं। तो अग्नि कोण किसको कहते हैं? पूर्व और दक्षिण का जो मध्य भाग होता है उसको अग्नि कोण बोलते हैं। जो देवता होते हैं उसके शुक्र देव होते हैं और ग्रह जो होता है अग्नि देव उसके जो कारक ग्रह कारक देवता होते हैं, शुक्र उसके कारक ग्रह होते हैं। ऐसे ही अगर देखें उसके विपरीत वायव कोण चंद्रमा का स्थान माना जाता है। उत्तर और पश्चिम दिशा का मध्य भाग वरुण का स्थान होता है, जल तत्व का होता है। तो जल और अग्नि आमने सामने हमारे वास्तु विज्ञान में माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम उनका एक तरह से जो अष्टभेदक होते हैं उनका विभाजन करते हैं। जी तो पंडित जी ने आपको इन 5 तत्वों के बारे में विस्तार समझाया, लेकिन एक बात और समझना जरूरी है। पंडित जी आप समझना चाहेंगे कि ये 5 तत्व हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं, निर्धारण करते हैं, या फिर ऐसी गुंजाइश भी है, ऐसा कोई रास्ता भी है कि हम इन 5 तत्वों का निर्धारण कर सके और जो इनका असर है किसी का ज्यादा किसी का कम उसे हम संतुलित कर सके? जी देखिए, इन तत्वों के बारे में जब आप अपने भूखंड में ग्रह का निर्माण करने लगते हैं तो इन तत्वों के अनुरूप यदि ग्रह का निर्माण हो, उनके जो कारक तत्व होते हैं, उनके जो ग्रह देवता और उनके जो स्वामी होते हैं, उनके अनुरूप यदि भवन का निर्माण करेंगे तो एक बहुत आनंदित आपका जीवन शैली को दर्शाता है। तो उन तत्वों का यदि उचित समायोजन हो, बिल्कुल समुचित रूप से वो वहां पर स्थापित किए जाए अपने अपने स्थान में, तो वो एक आनंददायक स्थिति होती है उस भूखंड की। जी वाकई में अभी कई और ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। पंडित जी, इन 5 तत्वों का मैं फिर से जानना चाहूंगा कि संतुलन जिंदगी में कितना जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जरा सा भी असंतुलन करते हैं तो कहीं नकारात्मक वायुमंडल हमारे भूखंड के आसपास इस तरह से न प्रवेश कर जाए कि हमें मालूम ही न चले कब क्या हो जाए। क्योंकि हर घर में तो आग लगने की घटना होती नहीं है, हर घर में तो सिलेंडर में लीकेज होती नहीं है, कहीं कहीं ये हादसा होता है, कुछ तो वजह होगी। जी बिल्कुल, इसकी वजह होती है एक संतुलन होता है। अगर वो संतुलन नहीं होता है तो ऐसी घटनाओं की उत्पत्ति होती है। तो अगर आप देखें कि इस तथ्य की, इस वास्तु विज्ञान की जो उपशाखा जिसको हम फेंग शुई बोलते हैं, जो पूर्वोत्तर के जो देश हैं उनमें इसका एक वर्चस्व, इसका बाहुल्य हो गया है। प्राय जितने भी लोग हैं इसके बिना कोई कार्य नहीं करते हैं फेंग शुई के। तो फेंग शुई का भावार्थ भी, उसका अभिप्राय भी संतुलन है, जीवन का संतुलन है और उससे जुड़ी हुई जो विधाएं हैं, तत्व हैं, उनका परस्पर संतुलन है। अग्नि जल का संतुलन है, वायु अग्नि का संतुलन है। इसी प्रकार दिन और रात का संतुलन है, अच्छी बुरी का संतुलन है, अमृत विष का संतुलन है, भारी और हल्के का संतुलन है। तो संतुलन ही, उचित संतुलन ही जीवन का मुख्य आधार है। तो संतुलित जीवन और संतुलित भूखंड, उसके जो तत्व हैं उनमें परस्पर संतुलन के अनुरूप यदि हम उसका ग्रह का निर्माण करते हैं तो एक आदर्श उसको कहना चाहिए ग्रह वो होता है, आनंदित एक ग्रह होता है वो। जी पंडित जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, आकांक्षा लखनऊ से। जी आकांक्षा जी, सवाल पूछिए। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जो फेंग शुई के आइटम्स हम घर में लगाते हैं, क्या उनसे दोष दूर होते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक पूछा है। वो उन तत्वों के कारक तत्व होते हैं
जिन का वो जो फेंग शुई के जो आइटम्स जिनको आप कह रही हैं वो उन कारक तत्व जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जहां जिस तत्व का अभाव होता है उससे परिपूर्ण यदि वो विषय वस्तु वहां स्थापित कर दी जाए तो उस तत्व का जो अभाव है उसको पूर्ण कर देगी। तो वो तत्वों के संतुलन बनाने में उन विषय वस्तु की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो एक उस ग्रह के जो दोष होते हैं उनको प्राय आप समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व, इनके बारे में जितनी जानकारी आप लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए एक एपिसोड बहुत कम है। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल पंडित जी आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो हमेशा पास पास। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक चक्रवाती तूफान फेलिन शनिवार को देर शाम 9 बजे के लगभग ओडिशा के तटवर्ती गोपालपुर से टकराया। इस दौरान हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई थी। महातूफान की आशंका को देखते हुए गोपालपुर के सभी होटलों से सैलानियों को हटा दिया गया है। सभी पर्यटकों को बसों, टैक्सियों और ट्रेन के जरिए जल्द से जल्द भुवनेश्वर पहुंचाने की कवायद की जा रही है। आसाराम के समर्थकों द्वारा हिंसा किए जाने के डर से गुजरात पुलिस के अधिकारियों से अहमदाबाद ले जाने के संबंध में अभी भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यौन शोषण के आरोपी आसाराम पर अहमदाबाद में एक और महिला ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के बेटे और मथुरा लोकसभा सीट से सांसद जयंत चौधरी अगला आम चुनाव मथुरा से ही लड़ेंगे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को अब जनता की प्रदेश सरकार से नाराजगी का डर सताने लगा है। उन्होंने चुनावी बिगुल फूंकते हुए लोगों से आह्वान किया है कि उनके विधायकों और मंत्रियों की खामियों की सजा जनता उन्हें न दे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी सरकार के गृह विभाग की विवादास्पद चिट्ठी प्रकरण को सेकुलर सिंडिकेट की साजिश करार देते हुए कहा है कि ऐसे षड्यंत्र आगामी लोकसभा चुनाव में इस सिंडिकेट का सुपड़ा साफ होने से नहीं बचा सकते। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी चिट्ठी में चूक करना आईएएस सर्वेश चंद्र मिश्र को भारी पड़ गया। चिट्ठी को लेकर हुई फजीयत के बाद शनिवार देर रात उन्हें सचिव गृह के पद से हटा दिया गया। आजम खान ने राज्य की सपा सरकार पर मुजफ्फरनगर में दंगे कराने के कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल बहुत मासूम है और उन्हें जो भी लिखकर दे दिया जाता है वो उसी को मंच पर पढ़ देते हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी की नजदीकी और गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह इशरत जहां मुठभेड़ की
जांच के घेरे में आ ही गए हैं। सीबीआई ने शनिवार को शाह से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। चुनावी महकमे की तनी भ्रकुटी के बावजूद बाबा रामदेव नमो नमो का अलख जगाते रहे हैं। दिल्ली में डटे बाबा अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी में आडवाणी के हाशिए पर जाते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने सुर बदल दिए हैं।